विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। Hello everyone, so I'm Anirudh. So I have secured second position in the consolidated reserve list in the UPSC Civil Services Examination 2024. मैं DKD के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने 420 प्लस इन GS मेंस स्कोर किया इन 2024। मेरा बीफ बैकग्राउंड देता हूँ मैंने अपनी एजुकेशन पूरी दिल्ली से की है, स्कूल एजुकेशन भी और कॉलेज एजुकेशन भी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, और उसके सीधे बाद ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी में और 2 इंटरव्यू दिए हैं, और मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में मेंस भी लिखा है। सो मुझे एक फेयर शेयर ऑफ आइडिया है कि मेंस में क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। मैंने अपना मेन स्कोर 2024 में 421 स्कोर किया, और ये स्कोर मेरे पिछले स्कोर से थोड़ा ज़्यादा था। मेरा पिछला स्कोर 389 था। तो DKD के माध्यम से मैं शेयर करता हूँ कि मेरे क्या 5 वो ब्रॉड पॉइंट्स थे जो मेरे लिए वर्क किए कि मैं अपना स्कोर इंक्रीज़ कर पाया, और उसकी वजह से एक पोजीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पा पाया। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का सिलेबस जो है वो एक बाइबल है एंड गो टू गाइड है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, बिकॉज वो आपको बताती है आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप सब कुछ पढ़ते रह जाएंगे, एवरीथिंग अंडर द सन, जो आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा। यूपीएससी सिलेबस में ही अक्रॉस ऑल द 4 पेपर्स आपको माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएससी GS1 में आप देखते हैं कीवर्ड है अर्बनाइजेशन, तो उस अर्बनाइजेशन अब एक थीम बन जाता है आपका, जिसके अराउंड आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जेंट्रिफिकेशन, अर्बन स्लम्स, अर्बन स्प्रॉल एंड स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अर्बन लोकल बॉडीज। सो विद इन अर्बनाइजेशन आप देखेंगे एक थीम है, और इसमें इश्यूज, प्रॉब्लम, सजेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। सिमिलरली आप GS3 में देखेंगे सिलेबस का कीवर्ड है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में आप उसके चैलेंजेस भी देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी भी देखेंगे, सोशल सेक्टर स्कीम्स भी देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन, ये सब भी देखेंगे। तो हर टॉपिक में जो आपका लिखा है यूपीएससी सिलेबस में एक थीम बन जाता है, जिसके अराउंड आपको 2 से 3 पेजर नोट क्रिएट करना है। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आपका मेंस का एग्जाम पास में आएगा फॉर अ क्विक रिविजन। सो ये नॉन नेगोशिएबल बन जाता है कि आप ऐसे नोट्स बनाएं अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंडली, जब आप ये सारे नोट्स क्रिएट कर लेंगे, सारे थीम्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिलेटेड स्कीम्स लिख लेंगे, तब भी कुछ गैप रह जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए आपको PYQs की ज़रूरत पड़ेगी। यूपीएससी मेंस के PYQs आप 2013 ऑनवर्ड्स, जब से सिलेबस चेंज हुआ था, तब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जितने आपके गैप्स हैं, क्योंकि कुछ यूपीएससी मेंस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं, कुछ किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन जो उस साल निकला है, या किसी प्रोविज़न जो उस साल के बजट में आया है, उसके बेसिस पे आते हैं। आप ये PYQ से कवर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोच रहा है और जा रहा है। तो अगर यूपीएससी एक बजट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बजट की पर्टिकुलर स्कीम पे, एक पर्टिकुलर ईयर पे, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप नेक्स्ट बजट को भी फॉलो करें, और सिमिलर या फिर ऐसी कोई स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करें। तो PYQs की प्रैक्टिस ऑल्सो बिकम्स नॉन नेगोशिएबल टू फिल इन ऑल द गैप्स जो आपके यूपीएससी सिलेबस के नोट मेकिंग प्रोसेस में रह गया हो।
फिर मैं थर्ड पॉइंट जो लाना चाहूँगा वो है वैल्यू एडिशन का। देखिए, वैल्यू एडिशन बहुत ही एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट बन जाता है एंड आई थिंक आई फर्मली बिलीव इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन द यूपीएससी मार्केट। क्यों? बिकॉज हर कोई सजेस्ट करता है वैल्यू एडिशन, बट नो वन कैन स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कि वैल्यू एडिशन है क्या। मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन डिफर्स ऑल अक्रॉस द पेपर। फॉर इंस्टेंस, GS4 में वैल्यू एडिशन होगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स विद सिविल सर्वेंट्स के नाम लिखें। GS3 में वैल्यू एडिशन होगा कि आप इकोनॉमिक्स के डेटा पॉइंट्स एंड ग्राफ्स ऐड करें। सिमिलरली एग्रीकल्चर में ग्रोथ ट्रेंड्स या डेटा ऐड कर सकते हैं। GS2 में वैल्यू एडिशन होगा कि आप कमेटी के नाम, कमेटी के रिकमेंडेशन, सेकेंड ARC के रिकमेंडेशंस एंड केस लॉज वो इंकॉर्पोरेट करें। एंड GS1 में वैल्यू एडिशन होगा कि आप टाइमलाइंस, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस, प्लेसेस के नाम, ऑथर्स के नाम वो डाल पाएँ, बिकॉज बहुत स्टैटिक कंटेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर सोसाइटी का। एंड इन फैक्ट थ्रू आउट ऑल दीज पेपर्स अनदर वैल्यू एडिशन कैन बी कि आप स्कीम्स एंड कोट्स वो आप डालें। तो आई थिंक वैल्यू एडिशन डिफर्स अक्रॉस द पेपर and quotes and schemes can be used throughout all these papers. Another thing is that I would like to emphasize upon is the use of keywords. The thing is, keywords differs across all the papers. Now, a question on gig economy asked in paper 3 वो बहुत ही different होगा अगर कोई gig economy में question आपसे पूछा जाता है पेपर 1 में। अब gig economy में question पेपर 3 में आप economic angle से देखेंगे कि कैसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बूम करेगी या क्या ग्रोथ चैलेंजेस हैं, क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी के चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या लेबर लॉ के चैलेंजेस आएंगे। बट सोसाइटी के एंगल में आप इसको एक कल्चरल एंड सोशल एंगल से देखेंगे। क्या वो इनक्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, क्या वो कैजुअल लेबर्स को वीक कर रहा है, क्या वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर्स क्रिएट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम इज इट वर्किंग अगेंस्ट देम। सो हर पेपर का एक डिफरेंट नीड होता है और हर पेपर के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कौन से पेपर में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं आंसर्स। मैं एक और अगर एग्जांपल देना चाहूँ, आई थिंक गति शक्ति इन 2022 वाज आस्क्ड इन GS2 पेपर। नाउ आइडियली गति शक्ति शुड बी आस्क्ड इन पेपर 3 क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर PPP इन द सिलेबस इटसेल्फ GS3 के, बट गति शक्ति उन्होंने GS2 में पूछ लिया। तो आपको इसको एक गवर्नेंस एंगल से देखना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट एंगल से देखना पड़ेगा फॉर GS2 इंस्टेड ऑफ solely focusing on economic aspect of Gati Shakti scheme. So these are some broad points with respect to value addition and use of keywords. Now another point that I would like to add is complete all 4 papers irrespective of answers कैसा लिख रहे हो, ये non-negotiable बन जाता है। You have to understand the examiner's mindset. एग्जामिनर को नहीं पता आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते, वो सिर्फ आपको पता है। अगर आप 20 में से सिर्फ 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, किसी की वजह से भी टाइम कंस्ट्रेंट होगा या नहीं आता होगा, एग्जामिनर यही अज्यूम करेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता इसलिए आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। बट अगर आप 20 के 20 अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर को एटलीस्ट मौका मिलेगा आपको मार्क्स देने का, चाहे वो आधे मार्क हो 1 मार्क हो। एंड जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं अगर हम उनसे पूछेंगे, 1 मार्क जो है वो 10 रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो 1-1 मार्क की फाइट है। तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए अक्रॉस ऑल द पेपर्स। ऑल्सो आप अच्छे आंसर्स नहीं लिखेंगे, इट्स गिवन इन ऑल द क्वेश्चंस। 12 से 13 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप फैबुलस आंसर्स लिखेंगे, 3 से 4 होंगे जिसमें आप एवरेज क्वांटिटी लिखेंगे, एंड लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अच्छा नहीं लिखेंगे। वो सिर्फ लिखने के लिए ही, बोलने के लिए ही आंसर्स आप लिख रहे होंगे, बट शायद आपको कंटेंट नहीं पता या तो आपके पास टाइम नहीं होएगा वो लिखने के लिए। तो ये हर किसी की स्टोरी है, मैं सिर्फ अपनी नहीं बता रहा, मैंने बाकी लोगों से भी बात की है। ये एक परफेक्टली नॉर्मल फीलिंग होगी कि आप 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएँ। बट इसमें एक कैवियट ये आ जाता है जो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से शेयर करूँगा कि जो 3 से 4 क्वेश्चन है जो नहीं आते लोगों को, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, अगर आप उनको अटेम्प्ट करें अच्छे से तो आपके GS स्कोर में मार्क्स, GS में मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज़ हो सकते हैं। आई रिमेंबर GS1 में क्वेश्चन आया था ट्विस्टर के ऊपर और डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर। नाउ लकीली वो क्वेश्चंस मुझे आते थे क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ रखा था।
न्यूज़पेपर से और अदर मटेरियल्स यूज़ करके। तो मैंने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। मुझे एग्ज़ाम के बाद पता चला कि एक बाउंसर क्वेश्चन था जो बाकी लोगों को नहीं आते थे, लेकिन जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे GS1 में 108 मार्क्स मिले, जो इज़ ऑन हायर एंड फॉर दैट ईयर। सो इससे मुझे इतना तो पता चलता है कि अगर आप वो क्वेश्चंस जो बाकियों को नहीं आते हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें तो आपके GS में स्कोर ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्टली जो पॉइंट मैं बनाना चाहूँगा, जो मेरा 5th पॉइंट होगा, इज़ कि आपको रिविजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्टीन्यूसली करनी है। एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और बन जाता है बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है यूपीएससी ने वो कम कर दिया है। आई डोंट नो वाई कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, बट अब आई थिंक 90 डेज़ का ही गैप है, पहले 120 डेज़ का होता था, तो 1 महीना कम आपको टाइम मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई थिंक यू शुड स्टार्ट वे बिफोर प्रीलिम्स एंड यू शुड कंप्लीट योर ऑप्शनल वे बिफोर प्रीलिम्स। सो एटलीस्ट जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, आपको आंसर राइटिंग के बेसिक्स पता हो एंड आपका ऑप्शनल भी सॉर्टेड हो, क्योंकि उसके बाद आप जीएस में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। आंसर राइटिंग में अगेन टेस्ट सीरीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने विजन आईएएस के अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को यूज़ किया था। मैंने कुछ अटैम्प्ट में फोरम आईएएस के एमजीपी भी यूज़ किया था। मैंने नेक्स्ट आईएएस के भी मेन टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम यूज़ किया था। आप ये इन सब टेस्ट सीरीज़ को मार्केट से भी ले सकते हैं और इनके प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो तो। लेकिन जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ जो बन जाती है वो है कि जो भी आपका चेक करेगा आंसर, वो आपको अच्छे से कमेंट्स, वैल्यू एडिशन और आपकी कमियां बता पाए आंसर में। क्योंकि आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा नहीं होएगा जब तक आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे एंड कोई अदर स्टेक होल्डर या आपका कोई पीयर भी आपको आपके आंसर में कमियां नहीं बता पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने अपने पीयर से भी रिव्यू कराया था और मैंने टेस्ट सीरीज़ के जो मेंटर्स थे उनसे भी चेक कराए थे अपने आंसर, ताकि मैं अपने आंसर्स की राइटिंग स्टाइल एंड अपने पॉइंट के अपने आर्ग्यूमेंट्स जो मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ उनको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसको इस तरह से व्यू करें। लास्टली देखिए, मेंस इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव, ठीक है। सो 420 में यहाँ जब मुझे स्कोर मिल चुका है, मेरे लिए बोलना आसान हो जाता है एंड रेट्रोस्पेक्टिवली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैंने क्या क्या किया लीडिंग अप टू दैट 420 स्कोर। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव एक्सरसाइज। ये भी हो सकता था कि ऑन सेकेंड डे ऑफ मेंस मेरे हाथ दर्द करने लग जाते और मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट जाते, राइट। ये भी हो सकता था कि मेरे GS1 में मैंने एक क्वेश्चन की डिमांड अगर नहीं समझी होती तो वहीं मेरे 7-8 मार्क कम हो जाते हैं और मेरे 420 से नीचे स्कोर आ जाते हैं। सो मेंस की जो वो हफ्ता होता है, आपको काम कंपोज्ड रहना है और इंश्योर कि आपके हेल्थ एकदम परफेक्ट हो, बिकॉज एक हफ्ता 6-6 घंटे पर डे लिखना बहुत टीडियस हो जाता है। इट्स अ वेरी आर्डुअस टास्क। सो इंश्योर कि आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सही हो और आप क्वेश्चन की डिमांड अच्छे समझ पाएँ और क्वेश्चंस को सारे कंप्लीट कर पाएँ। आई होप ऑल दिस स्ट्रैटेजी हेल्प यू। अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है मेंस से रिलेटेड, तो मुझसे वो ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है anirudhray.work1@gmail.com। आप कोई भी अपनी क्वेरी, स्पेसिफिक क्वेरी टू एनी पेपर्स या अगर कोई टेस्ट सीरीज़ का कोई इशू है या सजेशन चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Lastly, I would like to thank DKT for giving me this opportunity to share my strategy with you. And I hope आपकी मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन and overall UPSC preparation smooth चले. And thank you so much.